माहिर कानून सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, ये अभी अब्दुल्ला ने ऑप्शंस दिए कि क्या क्या हो सकता है, कंटेम्प्ट भी हो सकती है, बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है। आपको क्या लगता है क्या होगा? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, होने को तो आजकल के हालात में कुछ भी हो सकता है, तो प्रिडिक्ट तो हम कुछ सेफली चीज कर नहीं सकते, लेकिन अगर बाय द बुक कोई चले तो वज़ीर आज़म के हवाले से पहली जो कंटेम्प्ट की बात की जा रही है, अगर तो अदालत ये कह दे कि हाँ जी वज़ीर आज़म ने ही कंटेम्प्ट किया और वो ये समझते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है फिर कंटेम्प्ट का जो बाकायदा तौर पे अडॉप्ट किया जाता है। वो आप पहले ये कि जो एलिजेड कंटेम्नर होता है आप उसे शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, और कंटेम्प्ट की कार्रवाई के अंदर जो प्रोसिक्यूट करता है फिर शख्स, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज के दिन ये ना हो और शायद हो भी जाए, बट अगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने खुद को इंसुलेट किया है। किस तरह? उन्होंने पिछले 2 मौकों पर, गुज़िश्ता रोज भी गालिबन और उससे पहले भी, उन्होंने जो अदालत का हुक्म था उसको कैबिनेट के अंदर लाए और रेकमेंड किया टू द पार्लियामेंट फॉर द डिसबर्सल ऑफ फंड्स और फॉर द अप्रूवल ऑफ फंड्स। अब पार्लियामेंट ने उसको टर्न डाउन किया है। अब टेक्निकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने टर्न डाउन नहीं किया, लेकिन अदालत पिछले ऑर्डर के अंदर ये कह चुकी है कि जी जो एक्सरसाइज अडॉप्ट की गई है ये तो बड़ी एनामलस है और इसकी जरूरत नहीं थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसे मुल्क में बहुत से खर्चे होते हैं जो वफाक कर लेता है और पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेता है, और ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होगा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए पार्लियामान उसको टर्न डाउन कैसे कर सकती है। लेकिन पार्लियामान का ये कहना है कि जी हमारे पास इख्तियार है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज अमाउंट है तो फिर इसकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल देना वो पार्लियामान का इख्तियार है। अदालत ने क्योंकि खुद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल अपने एक ऑर्डर में लिख दिया था, दैट मीन्स की अप्रूवल की जरूरत तो पड़ती है पोस्ट फैक्टो या बिफोर द डिसपर्सल। सो ये तो बात अपनी जगह मौजूद है। ये टेक्निकल बातें जो कि मैंने आपके सामने की। अब अगर बहुत ही सादा अल्फाज में की जाए तो इट ऑल डिपेंड्स के जजेस किस माइंडसेट के साथ आते हैं। एक तो देखिए वो अलेजिडली उनकी खुशदामन की ऑडियो और वो खवातीन की ऑडियो जो सामने है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बदकिस्मत एलिमेंट है, क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, खवातीन आपस में बात कर रही हैं, रिगार्डलेस के अनलेस के समबडी कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड टेल कि ये गुफ्तगू के बाद जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका माइंडसेट ये हो गया और तब्दील हो गया। मेरे ख्याल में उनका माइंडसेट जो है वो बना हुआ है इन जज साहिबान का। सो इट हार्डली मैटर्स कि कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में क्या करता है। एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट होता है जिसको कोई जज सब्सक्राइब करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन मौजूद है। याद रखिए ये वो वक्त नहीं है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त था। उस वक्त ना मुस्तफा एम्पेक्स केस आया था विच केम इन 2014। उसके अंदर जो बात सामने आई थी कि प्राइम मिनिस्टर अलोन इज नथिंग, इट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल कैबिनेट दैट फॉर्म्स द फेडरल गवर्नमेंट। सो एक तो ये है। दूसरा, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा यूनिसन था। इफ्तिखार चौधरी साहब वाज ऑल पावरफुल और हर कोई उनकी गुन गाता था। हम उनकी तस्वीरें चलाते थे और उनके गुन गाते थे। बाद में वो सबके जोड़ों में बैठे और उनकी एक्टिविज्म सबके जोड़ों में बैठी, और शायद हमें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। तो आज वो हालात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो पोलराइज्ड है, बिटरली डिवाइडेड है, और अलाउ मी टू से जजेस एक दूसरे को कह रहे हैं पॉलिटिशियंस इन रोब्स। सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? So even if there is a contempt proceeding against an elected prime minister, अदालत शायद अगर उसको बहुत, जो कि मुझे डाउट है, अदालत शायद कहे कि यदि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हम शुरू कर रहे हैं। बिलावल जो कह रहे हैं कि भाई ये तो तौहीन पार्लियामान है और इस्तेहकाक कमेटी को बुलाया जाना चाहिए कुछ अफराद को, आपको क्या लगता है अगर उस तरफ से कोई इंतहाई कदम उठाया गया तो यहाँ से ये कदम भी उठाया जा सकता है? आम तौर पर तो देखिए प्रिविलेज के अंदर, कमेटीज के अंदर बुलाया जाता है सरकारी अफसरान को, इदारों के सरबराहान को कि जी आपने फलाने का जो इस्तेहकाक है वो मजरू किया है। अब पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू किया तो आज की तारीख तक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का तो कोई कानून मौजूद नहीं है। आप एक दिन में बना लीजिए और उसको प्रूव कर लीजिए कि जी इसमें हुआ है, तो फिर उसके अंदर होगा ये कि फिर वो अब आइन के अंदर कुछ बातें जो मैं जरा सादा जबान में कह लूँ कि आइन के अंदर ये लिखा है कि आप जज का कॉन्डक्ट पार्लियामान के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। दैट इज आर्टिकल 68। देन आर्टिकल 69 टेल्स यू कि जी जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है फॉर दैट मैटर, वो पार्लियामान के अंदर की हुई कार्रवाई जो है उसको इन क्वेश्चन नहीं ला सकती। तो यहाँ तो दोनों चीजें हो रही हैं, वहाँ वो भी हो रहा है और जज का कॉन्डक्ट भी पार्लियामान में डिस्कस हो रहा है। लेकिन जो कासिम सूरी वाला केस था उसके अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव को अदालत ने उसकी कॉग्निजेंस ली थी ऑन द ग्राउंड
कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने टर्न डाउन की जो तहरीक अदम एतमाद की पूरी करारदाद थी और आर्टिकल 5 को इन्वोक किया, जो कि मैं समझता हूँ नहायत ही भोंडी तरीकाकार था। अब यहाँ पार्लियामान के अंदर तकारीर क्या उस जुमरे में आ रही हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, बातें नजर में तो आ रही हैं कि जजेस का कॉन्डक्ट डिस्कस हो रहा है, जज को किसी को सासू माँ का ताना दिया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है ये बायस्ड है, सफेद पोश इमारत के अंदर बैठे हुए लोग और नौकर तनख्वाहदार आदमी पार्लियामान की ये कर रहा है वो कर रहा है, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वायलेशन तो हो रही है, बट आज की तारीख में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि पार्लियामान की तौहीन हुई है लिहाजा उसके तहत आप किसी को प्रोसिक्यूट करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ट्रेजेडी ये भी तो है ना मुनीब के सारा कुछ हो रहा है और ब्लेटेंट वायलेशन का भी आपने तस्करा किया हो रही है। उधर से अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामान वाले कहते हैं कि वो पार्लियामानी कार्रवाइयों में मुदाखलत कर रही है, इधर से जजेस के कॉन्डक्ट डिस्कस हो रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये सारा इसलिए भी हो रहा है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज सो डिवाइडेड कि वो एट द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इट स्टार्टेड ऑफ विद यू नो लाइक 9 मेंबर बेंच, तो फिर 7 मेंबर बेंच, एंड इट समहाउ हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू अ 3 मेंबर बेंच, व्हिच बेसिकली टेल्स अ वेरी सैड स्टोरी अबाउट द सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहिबान है, चीफ जस्टिस साहब, मतलब इस हद तक वो इनसिक्योर बादरत के साथ हो चुके हैं कि वो जो डिसेंट है उसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बेंच के अंदर, और वो किसी ऐसे जज को अपने साथ नहीं बैठाते जो कि उनकी राय से मुताबिकत ना रखता हो फॉर दैट मैटर। और अब अगर वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाते हैं फॉर इंस्टेंस और यही जजेस बैठ के कंटेम्प्ट के मामला सुनते हैं और कोई लार्जर बेंच नहीं बनता, तो फिर बस यही होगा जी कि बस ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हीं 3 जजेस के ऊपर मुहित है, बाकी जजेस जो हैं वो शायद सबैटिकल पे आए हुए हैं, खाली तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं, उनका और तो कोई काम नहीं होगा ना। तो ही जब होगा क्या ये बताइए, क्या कुछ हो सकता है? मतलब अदालत के सत्ता नहीं, अगर अदालत कह दे कि 14 मई को इलेक्शन हमने फैसला दे चुके हैं, जैसे कि आपको पता ही है पहले कहा था, अगर तो आप किसी तारीख के साथ आ जाएं, नहीं तो 14 मई को इलेक्शन होंगे, और हुकूमत अटल रहे अपने फैसले पर कि इलेक्शन तो नहीं होने 14 मई को, हमने पैसे ही नहीं देने, व्हाट नेक्स्ट? हुकूमत तो अटल है। हाँ अब्दुल्ला, वो तो उन्होंने अपनी जो इंटेंट थी वो रिश्ता रोज भी जाहिर कर दी। बट देखिए यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर को या किसी को खतरा नहीं है कि कंटेम्प्ट के लिए लग जाएगी या अदालत किसी स्टेज तक जा सकती है, एट द एंड ऑफ द डे आप एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई ये तो नहीं ना कि हवा में तहलील हो जाएगी या जजेस जो है वो हवा में तहलील हो जाएंगे। वो बहरहाल एक आईनी इदारा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, रिगार्डलेस कि वो आज कितनी बाइस्ड है, कितनी डिवाइडेड है और किस तरह का वहां पर मामलात चल रहे हैं। वो मेरा तो आर्गुमेंट हमेशा से ये रहा ही नहीं है, 90 में लिखा हुआ है आपने इलेक्शन करवाने थे, बट इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मॉरल लेजिटिमेसी होती, अगर वो पूरा बेंच बैठा होता और वो जजेस बार बार रोज हैमर करते 13 जजेस विद दिस कि यार आपने आईनी ऑब्लिगेशन थी, आपने नहीं किया, नीचे की सारे एक्सरसाइजेस हाई कोर्ट्स की अडॉप्ट कर ली गई हैं, वहां पर आपकी बात नहीं सुनी की, वी हैव नहीं होती, इतनी हिम्मत ही ना होती। Nobody would have raised a finger, nobody would have raised a finger। फिर ये पार्लियामान भी आ जाती, सब कुछ आ जाता, ना होता। यूसुफ रजा गिलानी के वक्त भी तो देखिए पार्लियामान के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को ओवरनाइट तब्दील किया गया, क्यों? गिलानी साहब को बचाने के लिए, लेकिन वो अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। और फिर पार्लियामान ने बड़ी बड़ी करारदादें की, बाकायदा तौर पर जब वर्डिक्ट आया उसको रोका गया। फिर जो स्पीकर ने वक्त दिया, फहमीदा मिर्जा साहिबा थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस नहीं है मेरा जो दफ्तर है या मेरा मनसब, मैं उसके ऊपर डिलिबरेट करूंगी। अदालत के अंदर फिर एक 184(3) के तहत पिटीशन आई और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहा कि हुजूर आपको सजा हो चुकी है, यू आर हेंस डिस्क्वालिफाइड, घर जाइए। वो एक बड़ा बदकिस्मत वक्त था, एक वजीर आजम को घर भेज दिया गया, वो एक और काम था। आज की तारीख मुख्तलिफ है, मैं दोबारा कहूंगा कि अपनी तरफ से हुकूमत ने खुद को इंसुलेट किया है। ये इंसुलेशन का लफ्ज मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने खुद कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा पार्लियामान ने किया जो किया, हमने कुछ नहीं किया, पार्लियामान ने डिसअप्रूव किया, हम क्या कर सकते हैं? आपने खुद ही लिखा था पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लो, तो हमने पोस्ट फैक्टो नहीं, हमने तो बिफोर दी डिसबर्समेंट अप्रूवल ली है। उन्होंने फारिग कर दिया, एक नहीं 2 दफा कर दिए शायद, और उनका इंटेंट भी यही है कि भाई हमने नहीं करना और हम नहीं दे सकते ये पैसे, और इकट्ठे अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो आप इसको गारंटी कंसिडर कीजिए। अगर अदालत नहीं करती, they can move on and do anything with their life, and I don't see them backtracking, या अगर हो जाए तो वो शायद कोई और बात है। लेकिन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पाकिस्तान की फौज ने अपना मौकफ दे दिया है
और DGISPR की बड़ी केयरफुली वर्डेड उनकी जो प्रेस टॉक थी, उसमें उन्होंने बड़ा तरीके से बता दिया उन्होंने इस जो मौके इस इशू के ऊपर कि ये इदारे का मौक़िफ़ और इदारे के जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो हमने बता दिए हैं उस रिपोर्ट में, और वो सब मौजूद है। और माज़रत के साथ ये बात भी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती जो जज साहिबान ने लास्ट हियरिंग 2 हियरिंग्स में की कि हमें पहले बता दिया गया था। और ब्रीफिंग और रिपोर्ट इसरार किया जाता रहा था कि आप ब्रीफिंग ले लें, वो नहीं एक्सेप्ट की गई थी प्ली, और ये कहा गया था कि हमें सील लिफाफे दे दें। जब ये बताया गया था ना कि हमें बाद में ब्रीफिंग दी गई फैसले के बाद, तो ब्रीफिंग के लिए पहले भी इसरार किया जा रहा था, लेकिन वो वक्त नहीं दिया जा रहा था ब्रीफिंग के लिए, उनकी प्ली एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। एनीहाउ, थैंक यू मुनीब, हैव अ गुड डे, लेट्स सी क्या होता है। आप सारा दिन बिजी रहेंगे, आई एम श्योर आपको जहमत देते ही रहेगा कोई ना कोई। अच्छा, 11 बजे के बाद समाअत है, ये भी आपको याद दिला दें। और इस सारी कॉन्वर्सेशन में एक बात है कि इतनी कैंडिडली, इतनी ओपनली बातें करना जिसमें बड़े टर्म्स यूज होना जैसे बायस्ड या डिस्ट्रैक्टेड या बहुत सी हम बातें कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। आपको याद है ना कि पहले ये बातें भी नहीं हो सकती थी। जब इसलिए कहते हैं ना कि जब आप यूनाइटेड हों या आप मुत्तहिद हों तो फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं। बेशक। और जब मतलब आप थोड़े से अनटचेबल होते हैं, लेकिन जब आप अपना वो रूप छोड़ दें और फिर डिवाइडेड हो जाएं, जब आपके खुद ही हिस्से बखरे हो जाएं और खुद ही आप में इतना ज़्यादा डिसेंस हो जाए, मतलब आपस में एक दूसरे को, अगर मैं और आप दस्तों गिरेबां हो जाएं फॉर इंस्टेंस, तो फिर हमारी कौन दूसरा